हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, जिसमें आज हम करेंगे 8 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी हम कुछ पेपर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकर्मकों के समुच्चय पर विचार कीजिए। यानी नीचे हमें कुछ अभिकर्मक दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सी अभिक्रिया हो सकती है और कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती। तो पहला दिया हुआ है Al2SO4 की थ्राइच का किससे करनी है? हमें Zn से करनी है। दूसरे में दिया है Al2SO4 की थ्राइच किससे क्रिया करवानी है? इसकी Fe फेरस से करवानी है। 3 नंबर पे दिया हुआ है CuSO4 क्रिया किससे करवानी है? Fe से करानी है, फेरस से। 4 पे दिया हुआ है CuSO4 की क्रिया करवानी है Zn से। तो आपको इसमें क्या देखना होगा? इसमें आपको ये देखना होगी कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। उसी हिसाब से ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। जैसे पहले में दिया है Al2SO4 की तरह, तो Al आ गई और Zn है। तो इसमें जो Zn है वो Al2 से कम क्रियाशील है। ऐसे ही Fe है, तो Al2 का जो क्रियाशीलता होती है वो ज्यादा होती है Zn और Fe से। पर Zn और Fe की जो CuSO4 ऊपर दिया हुआ है इससे ज्यादा होती है। तो ये जो दोनों क्रियाएं दी हुई है C और D नंबर पे, ये क्रिया हो जाएगी क्योंकि Cu कम क्रियाशील है, Fe ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा वाला कम वाले को हटा देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। तो क्या क्रिया बन जाएगी? FeSO4 बन जाएगा और यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं तो हो जाएगी। जो C और D पे दी हुई है वो दोनों क्रियाएं हो जाएंगी, पर जो ऊपर दी हुई है Al2 के साथ में Zn और Fe की, वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है Al2 वो Zn और Fe से ज्यादा क्रियाशील है। यानी सी और डी ऑप्शन आना चाहिए। तो सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर में, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, तत्व अक्स विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है, और यह विलियम जो विलियन बनेगा जल में घुलने के बाद में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले को लाल करता है अम्ल, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो विलियन बनेगा वो अम्ल है। ठीक है, तो ये बात हमको पता चल गई। अब देखना एक्स विद्युत का कुचालक है। तो नीचे जो धातुएं दी गई है कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सल्फर, इसमें से कुचालक जो सल्फर है वो कुचालक, ठीक है, वो ऑक्सीजन की क्रिया क्रिया करके SO2 बना लेगा। ठीक है, तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। SO2 के साथ क्रिया करके SO2 बनाएगा, तो जो बनेगा विलियन वो अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि अधातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय हमें देखना था, तो कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन में? जो 4 नंबर है डी ऑप्शन सल्फर, वो राइट हो जाएगा। एक्स क्या है? सल्फर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 नंबर, नाइट्रोजन चक्कर के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। यानी नाइट्रोजन जो चक्कर होता है उसके कुछ चरण दिए गए हैं, उनमें को हमें क्या करना है? सही क्रम में अरेंज करना है कि इनका कौन सा क्रम पहले आना चाहिए। पहले में दिया है गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, तीसरा जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित, 4 पे है पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं, और 5 पे दिया पशु पौधों को ग्रहण करते हुए नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो कौन सा है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, यानी 2 नंबर सबसे फर्स्ट में आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा? इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, यानी फिर आएगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारा। अब आना है थर्ड नंबर। तो थर्ड पे क्या आएगा? पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित करेंगे। पहले अवशोषित करेंगे फिर ही तो उत्सर्जित करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3 नंबर पे।
फिर जो यौगिक पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, ये आएगा फोन नंबर पे। और जो 3 पे दिया हुआ है ये आ जाएगा हमारा 5 पे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 2। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया, तो ऑप्शन देख के भी आप पता कर सकते थे। पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सही होगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 नंबर। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन कौन कौन से हैं। यानी हम भोजन में देखें कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, इसके लिए हमें कौन से जांच तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सा विलयन उसमें डालना पड़ेगा। पहला दिया कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा, दूसरा है कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, तीसरा है जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा, चार है जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा। तो कौन सा आएगा इसमें, इसमें आएगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अगर ये हम किसी भोजन के ऊपर डालेंगे तो उसका जो रंग है वो बैंगनी हो जाना चाहिए, बैंगनी हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है, यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 5 नंबर। ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है। ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो पता है आपको ध्वनि की प्रबलता आयाम पे निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है वो आपको देखना है। तो प्रबलता होती है आयाम के स्केयर के समानुपाती, यानी आयाम बढ़ रहा है तो प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी ध्वनि की तीव्रता यानी आयाम को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी, ज्यादा आयाम की जो ध्वनि है उसकी प्रबलता ज्यादा होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्तंभ ए में दिए गए सौर मंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके गुण धर्म से करना है। स्तंभ ए में हमें क्या दिया, सौर मंडल के सदस्य, जैसे पहले में एस्टेरॉयड दे दिया, दूसरे में धूमकेतु, तीसरे में उल्का पिंड और चार पे दिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, अब इनका कार्य या कहाँ ये पाए जाते हैं, कैसे, वो दिया हुआ है दूसरी तरफ, उनको हमें मिलाना है। पहला दिया हुआ है एस्ट्रियोड, तो एस्ट्रियोड क्या होता है वो आपको देखना है कि क्या होता है, कहाँ ये पाया जाता है। एस्ट्रियोड क्या होता है, जो हमारे ग्रह हैं उनको आंतरिक और बाह्य में डिवाइड करता है, यानी बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो पाया जाता है वो एस्ट्रियोड होता है, यानी 2 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट का कौन सा आएगा, 2, इससे मैच हो गया। अब आइए धूमकेतु, तो धूमकेतु क्या होता है, ये चार चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं धूमकेतु। ये जो चार ऑप्शन है वो मिल जाएगा हमारा सेकंड से। थर्ड पे दिया हुआ है उल्का पिंड, थर्ड पे क्या दिया हुआ है, उल्का पिंड, छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो फर्स्ट से मिलेगा थर्ड वाला उल्का पिंड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह, पिंड जो पृथ्वी के चार और एक नजदीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। जो प्राकृतिक हमारा उपग्रह है चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित है वो भी तो ग्रह के चारों ओर ही चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी के चारों ओर उनकी जो डिस्टेंस है वो नजदीक रहती है जो हमारे प्राकृतिक है उनके बजाय। तो डी मिल जाएगा हमारा थर्ड से। तो देखिए पहले को मिलाया है हमने दो से, तो पहला क्या है, दो, सी और डी ऑप्शन में है दो। अब बात करते हैं धूमकेतु की, तो धूमकेतु को मिलाया हमने चार से, तो चार, बी में चार, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। जो दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ये बात क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं का और हाँ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें नहीं पूछा है। पहला दिया नींबू का रस, दूसरा दिया शर्करा का विलयन, तीसरा दिया कास्टिक सोडे का विलयन, चार पे दिया साधारण नमक का विलयन। इनमें से आपको क्या करना है कि आपको देखना है विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, तो वो आएगा हमारा शर्करा का विलयन, क्योंकि इसके जो परमाणु है वो टूटेंगे नहीं और धनायन और ऋणायन में विभक्त नहीं होंगे, तो चालन नहीं करेंगे। तो शर्करा का विलयन ऐसा होगा जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
दिल्ली के आर्मिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक कितना था? 4000 किलोमीटर। और 3 घंटे में यानी 3 आवर्स में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है। बस की औसत चाल क्या है? यानी ये जो पाठ्यांक दिया गया है, इससे क्यों दिया गया है ये हमें? इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे कि चली थी तब उसकी जो किलोमीटर बता रहा था वो कितना था, और पहुंचने के बाद में जो किलोमीटर में चेंज आया वो कितना आया, तो वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ जहां से चला था और जहां वो पहुंचा है। तो 4000 पर चला था यानी 4000 पे तो वो क्या चला है, और पहुंचा कितने पे? 4150 पे। तो कितनी डिस्टेंस आ गई? 150 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई हमारी। अब क्या दिया, कितना टाइम लगा उसको? 3 आवर्स लगे हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें? हमारे पास टाइम भी है और डिस्टेंस दूरी भी दी हुई है। तो अब इससे चाल निकाल सकते हैं। चाल इक्वल टू यानी स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दूरी 150 और टाइम कितना दिया हुआ है? 3 आवर। ठीक है, तो यही तो करना था हमें। ये आ गया। कितनी आई? 3 को इससे करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, पर इसमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड के लिए अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर को चेंज करेंगे, हमारा आया है 50। तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1000 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, नीचे किससे करना पड़ेगा? पहले आवर दिया हुआ है तो इसको क्या किया हमने? मिनट में चेंज किया है। ठीक है, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमें सेकंड में दी हुई है चार, तो 160 और आएगा। ठीक है, टाइम को अगर हम चेंज करेंगे तो ये जीरो, ये वाली जीरो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, अब ये 5 आ जाएगा, नीचे 3। ठीक है, यहाँ पे 25 और यहाँ 3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? क्या आएगा इसको? 13.8 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 13.8 मीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। ए, बी और सी मृदा के 3 प्रकार हैं, यानी मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं, टाइप दिए हैं, जिनके लक्षण नीचे दिए गए हैं। लक्षण यानी उनकी कुछ क्वालिटी दी गई है। ठीक है, आपको देखना है गेहूं की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी है, मृदा है, सबसे उत्तम होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, गेहूं की फसल एक रबी की फसल है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है? ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को अवशोषित कर सके, यानी उसकी जल प्रतिधारण क्षमता या तो अच्छी हो या बहुत अच्छी हो, यानी ऐसी मिट्टी चाहिए हमें गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहले दिए मृदा के प्रकार ए बी सी। अब दिए कणों का अनुपात, यानी मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं वो किस आकार के हैं। पहले में दिया बड़े कणों की अधिक संख्या, तो बड़े कणों की जो अधिक संख्या होगी वो मृदा होगी बालुई मृदा। कौन सी मृदा होगी? बलुई मृदा। ठीक है, उसमें जो जल की प्रतिधारण क्षमता है वो कम होती है, ये बात ठीक है। अब दूसरे पे दिया महीन कणों की अधिक संख्या, इसमें जो कण पाए जाते हैं वो छोटे पाए जाते हैं, और इसकी जल धारण जो क्षमता होती है वो उच्च होती है। तो ये कौन सी मृदा होती है? ये होती है हमारी चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है ये? चिकनी मिट्टी। पहली आएगी बलुई मृदा, दूसरी आगे चिकनी मिट्टी, और तीसरी है बड़े तथा महीन कणों की लगभग एक समान संख्या, यानी इसमें मिक्सअप है, बड़े कण भी है और छोटे कण भी है। तो ये कौन सी मृदा होती है? ये मृदा होती है दोमट मृदा। ठीक है, तो इसकी जल प्रतिधारण क्षमता अच्छी होती है, और जो ऊपर वाली दी है चिकनी मिट्टी उसकी बहुत अच्छी होती है, उच्च होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो मिट्टियां हैं वो गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त है। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, तो ये इसमें सी है, बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। जो हमारा दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है?
विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंग से मिलाना है। एक तरफ हमें जीव दिया गया है, दूसरी तरफ अंग दिए गए हैं। तो मेंढक है जो श्वसन करता है वो किससे करता है वो आपको देखना है। तो मेंढक श्वसन करता है फेफड़े से, यानी 4 से मिलेगा। मेंढक लंग से, फेफड़े से आ जाएगा। फिर आ गया अर्थवोम। तो अर्थवोम जो श्वसन करता है वो अपनी त्वचा से करता है, स्किन से करता है, या 3 से मिलेगा। अब आ गया कोकरेच। कोकरेच तिलचट्टा। तिलचट्टा किससे करता है? श्वास नली से, रेखा से, ठीक है। तो किससे? सी मिल जाएगा 2 से। और मछली आपको पता है क्लोम गिल से श्वसन करती है, फर्स्ट से मैच होगा। मेंढका मिलाया 4 से, तो फर्स्ट में आना चाहिए 4। एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया, वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं, तो ये बात तो ठीक है। वन अपने आसपास के क्षेत्र अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं, ये बात भी ठीक है। वन जलवायु जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, तो ये बात सही है। जहां वनस्पति अच्छी होगी वहां की जलवायु जल चक्र वायु की गुणवत्ता वहां की वनस्पति पे निर्भर करती है, ये बात आपको पता है। जहाँ वर्ष वृक्ष अच्छे होते हैं, वनस्पति अच्छी होती है, वहां बारिश भी अच्छी होती है, तो ये बात भी ठीक है। वनों द्वारा मृदा का जो अपरदन है वो रुकता है, क्योंकि वन अपने जड़ों में मिट्टी को पकड़े रखते हैं, पकड़े रखेंगे तो मृदा का अपरदन तो होगा ही नहीं। तो वन अपरदन को रोकते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन क्या है? एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी सबसे निचली परत बनाते हैं। तो जो वनस्पति की जो सबसे ऊपरी तो परत बनाएगा वो वृक्ष के शिखर बनाएंगे। और उसके नीचे झाड़ियों का क्या रहता है? निचली परत झाड़ियों की रहती है। और क्या होता है, इसमें ये बात सही नहीं आएगी। कौन बनाएगा? जो ऊपरी परत है वृक्ष के शिखर बनाते हैं। और जो नीचे वाली परत है वो कौन बनाता है? शाक वनस्पति बनाती है, यानी छोटी छोटी जो वनस्पतियां होती है, घास वगैरह लगा लीजिए, वो बनाती है नीचे की परत। तो ये वाला जो ऑप्शन है 4, ये इसमें राइट हो जाएगा। सत्य नहीं बताना था, तो ये सत्य नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्न में से अनुकूल मदद करेगा? कौन सी स्थिति उसको उसके लिए अनुकूल बनाएगी, वो आपको देखना है। क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं तो वहां में जाने में हमें वहां पे रहने में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, हमें वहां की स्थिति के अकॉर्डिंग, कि वहाँ वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। तो ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, आपको पता है रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो वहां रह सकता है, वो आपको बताना है। एक आपको पता है ऊंट की जो टांगे हैं लंबी होती है, ताकि लंबी टांगों से जो मिट्टी गर्म हुई है, क्योंकि रेगिस्तान की में मिट्टी मिलेगी, मिट्टी वहां पे ताप ऊंचा है तो मिट्टी गर्म हुई है, तो वो अपने आप को बचा सकेगा जो मिट्टी की गर्मी है उससे। ठीक है। एक वो मूत्र उत्सर्जन बहुत कम करता है, ताकि पानी की कमी कम से कम हो उसके अंदर, वो होगा। मल है वो उसका सूखा रहता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उससे कम से कम होगी, पसीना भी नहीं आता, ठीक है। तो ये सब उसमें क्वालिटी होती है, तभी वो रेगिस्तान में रह पाता है। तो आपको वो ही देखना है कि कौन सी उसके लिए अनुकूल है। उनकी टांगे लंबी होती है, दूसरा है वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। बहुत पसीना निकालते हैं, ये भी नहीं आएगा। उनकी लीद आदर होती है, तो नहीं, सूखा होता है उनका मल जो होता है वो। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो ऊंट के हिसाब से सही है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नाम का मिलान उनके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाले अनियमित परिस्थितियों से की, जो स्तंभ बी में दी गई है। यानी हमारी जो ग्रंथियां हैं वो कार्य करना बंद कर दें या ज्यादा करने लग जाए, तो कोई ना कोई तो हमारे शरीर में दिक्कत होगी। या तो वो चीज ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, यानी किसी प्रकार की हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो जो ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन जो इंजाइम जो स्रावित किए जाते हैं, उनसे क्या होता है, तो हमें बीमारियां होती है, अभाव जनित रोग होते हैं, डिफिशियंसी होती है, ठीक है। तो आपको वो ही मिलान करना है। पहले दिया थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो गले में हमारे पाई जाती है, उससे कौन सा रोग होता है? घेंगा। यानी जो 3 ऑप्शन है वो राइट हो जाए, फर्स्ट मिलेगा 3 से। फिर दे दिया अग्नाशय, अग्नाशय से कौन सा होता है? अग्नाशय मधुमेह रोग, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है।
जो अनियमित रूप से अगर कार्य करेगा, तो बी मिल जाएगा फर्स्ट से। फिर आ गई एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि तो ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? जो एड्रिनल, तनाव, स्ट्रेस एंड एंगर, गुस्सा के लिए। ठीक है, अनियमित रूप से कार्य करेगी तो या तो हम ज्यादा तनाव में आ जाएंगे या हमारे अंदर गुस्सा ज्यादा हो जाएगा। तो सी मिल जाएगा सेकंड से। अब बचा है 4 पे, पीयूष ग्रंथि अवरुद्ध वृद्धि, यानी जो हमारी ग्रोथ है उसमें रुकावट पैदा करेगी जो पीयूष ग्रंथि, अगर वो ऐसा होगा तो किस कैसे होगा? फर्स्ट मिला है हमारा थर्ड से, तो फर्स्ट मिला है थर्ड से, दो में दिया हुआ फर्स्ट, बी और सी ऑप्शन में। अग्नाशय को मिलाया मधुमेह यानी फर्स्ट से, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और चार का चार, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा जो हमारा दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, ईस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस पेपर में आपने देखा है जो मोस्टली क्वेश्चन है वो नहीं से संबंधित है। ठीक है, पहला दिया ईस्ट एक कोशिकीय है, तो ये बात तो ठीक है, एक कोशिकीय होता है। ईस्ट तेजी से गुणित होकर नए ईस्ट बनाता और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न करता है, तो ये बात भी ठीक है। जो ब्रेड वगैरह में जो हम इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें जो पुलाव आता है वो किसकी वजह से आता है? ईस्ट की वजह से। कुछ ज्यादा से ज्यादा गुणित होकर ज्यादा से ज्यादा जीव पैदा करेगा और कौन सी गैस रिलीज करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो फूल जाएगी वो चीज। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है ये बात भी इसके बारे में भी ये सही है, यानी सेकंड भी ठीक है। थर्ड दिया ईस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। चार दिया ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो नहीं, विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये गुणित होकर प्रजनन करता है। ठीक है, तो जो फोर ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। सत्य नहीं ही तो बताना था हमें। विखंडन तो एक जीव का टूटकर दूसरे में बनना, यानी पहले एक था, वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसके दो पार्ट हो गए, विखंडन हो गया। ठीक है, तो वो हो गया विखंडन। विखंडन द्वारा नहीं, गुणित होकर करते हैं, जुड़कर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है? नीचे दिए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला दिया अभिकथन, कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कारण क्या दिया? कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, तो क्या है? कागज के टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही बात है, क्यों? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जो पदार्थ हम लेते हैं वो चेंज होकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनाएंगे, और जो पदार्थ बनेंगे उनसे वापस हम वो पहले वाला पदार्थ नहीं बना सकते, यानी वो चेंज हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी वापस नहीं बना सकते, तो ये परिवर्तन कौन सा है? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या हो गया? यानी उससे वापस वो चीज बनाई जा सकती है, वो उत्क्रमणीय रहता है। अनुत्क्रमणीय में क्या होगा? जो वापस नहीं बनाया जाता, जैसे कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना, राख से क्या वापस कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ए और आर दोनों सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक द्रव में विद्युत धारा के प्रभाव को जांचने के लिए एक संप्रेक्षित टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया है कि संप्रेक्षित का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा? वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। पहला कथन क्या दिया है कि संप्रेक्षित का परिपथ पूरा नहीं हुआ। दूसरा कारण क्या दिया हो इसका? संप्रेक्षित में विद्युत धारा दुर्बल थी, यानी जो टेस्टर हमने लिया या तो उसका परिपथ पूर्ण नहीं था या विद्युत धारा का जो प्रभाव था वो दुर्बल था। आपको देखना है कौन सा इसमें सही रहेगा, जो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें रहेगा ए और बी दोनों सही। क्या है? ए और बी दोनों सही है। या तो उसका परिपथ पूरा नहीं होगा, तभी तो उसका जो बल्ब है टेस्टर का हम प्रयोग करते हैं उसमें लाइट आ जाती है। ठीक है, तो या तो उसका बल्ब परिपथ पूरा नहीं था या विद्युत धारा दुर्बल थी, ये दोनों ही उसके जो बल्ब न जलने के कारण को बता रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन में।
क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। गेहूं और घास के पौधे के बारे में आपको बताया गया है कि इनके बारे में कुछ कथन दिए गए, उनमें से सही को चुनना हो। समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। दूसरा है समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। तीसरा है विभिन्न प्रकार की जड़ें पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। भिन्न प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों की सिरा विन्यास समान होते हैं। तो गेहूं और जो घास का पौधा है उसकी जड़ें रेशेदार होती है, रेशे के रूप में ऐसे पतली पतली महीन में पाई जाती है, तो इनकी जो जड़ें हैं वो समान होती है। और पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो भी समान रहता है, कि समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है दोनों में ही, तो वो भी सेम रहता है। तो यानी बी ऑप्शन 17 का राइट रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दी गई तालिका में तीन पदार्थों ए बी सी के गुण धर्म सूचीबद्ध किए गए। इन पदार्थों में से किस पदार्थ का प्रयोग आप घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत रेटिंग वाले फ्यूज बनाने के लिए करेंगे? ठीक है, पहले दिया पदार्थ ए बी सी, क्या दिया सेल्सियस में गलनांक। गलनांक यानी उनके गलने का जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पर वो गल जाता है, पिघल जाता है, वो दिया हुआ है। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कितना है वो भी दिया हुआ है। तो आपको देखना है फ्यूज बनाने के लिए आप किस प्रकार के तार का प्रयोग करेंगे घरों में। तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो घरों में हम फ्यूज के रूप में प्रयोग करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऐसे तार का प्रयोग करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु कम हो और विशिष्ट जो प्रतिरोधकता है वो उसकी उच्च हो। ऐसे तार का उपयोग हम विद्युत में जो फ्यूज है उसके लिए करेंगे, ताकि धारा का प्रभाव अगर ज्यादा हो तो वो जो फ्यूज है वो जिस तार का हमने यूज किया है वो गल जाए और जो क्षति होनी चाहिए वो ना हो। इसलिए तो कौन से का करेंगे, जो बी दिया हुआ है उसमें जो गलनांक है उसका सबसे कम दिया हुआ है और प्रतिरोधकता उसकी सबसे उच्च दी हुई है, तो बी का हम प्रयोग करेंगे घरों में फ्यूज बनाने के लिए, यानी बी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो इस पे राइट रहेगा, ओनली बी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला दिया जमीन पर लुढ़कती है गेंद की गति रैखिक भी है, आगे भी जा रही है, और घूर्णात्मक है, वो घूर्णन भी कर रही है क्योंकि वो राउंड शेप में है। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा, जुमले पर जुड़ते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोलन भी है, यानी बार बार रिपीट भी हो रही है, आवर्ती भी हो रही है और दोलन यानी ऐसे और ऐसे ही हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। ये बात भी ठीक है। बिजली के एक पंखे की ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति बढ़ती भी है और आवर्ती भी है, ये बात भी ठीक है। यहाँ क्या दिया, एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन में भी है और रैखिक भी है, तो ये बात गलत है। सुई की गति जो होती है वो रैखिक होगी, ना कि दोलनीय है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा डी 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया अनुच्छेद इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ए बी सी डी ई की पहचान करनी है आपको। इंद्रधनुष, इसमें 7 कलर होते हैं, रेनबो कैसे बनता है वो प्रक्रिया नीचे बताएगी है, तो आपको ABCD की पहचान करनी है। सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों के बीच की सतह पर क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो कौन सा होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो ए क्या आ जाएगा, अपवर्तन हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है और संघटक रंगों में बंट जाती है। तो सूर्य की जो किरणें वो 7 रंगों से बनी होती है, ठीक है, तो संघटक रंगों में बंट जाती है। बी रंग सबसे अधिक विचलित, तो सबसे अधिक यानी जो सबसे लास्ट में जाएगा विचलित होना, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, बैंगनी। कौन सा, वोयलेट। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है और उसका वेग सी होता है। तो उसका वेग सी क्या होता है, सबसे कम, न्यूनतम होता है वेग। क्या होता है उसका वेग, न्यूनतम रहेगा, तो सी की जगह न्यूनतम। जबकि रंग डी सबसे कम विचलित, सबसे कम क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड, आर।
तो डी की जगह रेड सबसे कम विचलित होता है और उसकी आवृत्ति ई क्या होती है, न्यूनतम होती है। जो आर का वेग होता है वो उच्चतम होता है, ठीक है, और उसकी जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम। ऐसे जो बी बैंगनी किया था हमने, उसका जो वेग है वो न्यूनतम रहता है और उसकी आवृत्ति उच्च रहती है, ठीक है। तो ये क्या किया, पहले ए की जगह रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन, बैंगनी न्यूनतम, लाल और न्यूनतम, तो ये ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही इसमें राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती है। यानी उनके अंदर कुछ कथाएं दी होती है जो प्राचीन हमारा जो इतिहास है उससे रिलेटेड हो जाती है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए दी होती है, और कुछ उसमें ऐसा दिया होता है ताकि बच्चे उस चीज को करने के लिए क्या हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी से जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसमें ऐसे कुछ तथ्य दिए होते हैं। इनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, पहला दिया ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करती है। यानी कभी बच्चों को, जो बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो कभी कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज हमें नहीं आ रही, तो किसकी हेल्प लेती है, अपनी जो बुक है उसी की तो लेते हैं, तो अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करती है, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है, तो मूल्यांकन में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, नहीं होता, ये ऑप्शन ही गलत होना चाहिए। तीसरा क्या, ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक होती है, तो ये बात तो सही है। ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार होती है, ये बात भी ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो ही इसमें राइट होगा, जो मूल्यांकन में पाठ्य पुस्तक का कोई रोल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विद्या प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। यानी वो क्या होना चाहिए, हमारे ज्ञानात्मक पहलू से तो संबंधित है, तो संज्ञानात्मक तो आएगा ही आएगा इसमें पाठ्यचर्या की वैधता के लिए। दूसरा है सामग्री, उसके अंदर जो विषय वस्तु, जो सामग्री हम लेना चाह रहे हैं वो भी उपयुक्त होगी तभी सही होगा, ये बात भी सही है, वैध के लिए ठीक है। पर प्रक्रम प्रक्रिया प्रोसेस के अंदर पाठ्य पुस्तक का कोई वो नहीं है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक तो होनी ही चाहिए, सी ऑप्शन ही इसमें राइट होगा 22 में। 23 क्या दिया हुआ, 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है, उसके पास कुछ सामग्रियां हैं, पहली है पतली लचीली डोरी, दूसरी है हल्के बाहर का स्प्रिंग, तीसरा है सूती धागा। तो सरल लोलक यानी ऐसे धागे से जो ऐसे पेंडुलम बनाया जाता है उसी को तो बोलते हैं, जिसकी गति को ऐसे आवर्ती गति, आवर्तकाल जिसमें समझाया जाता है, वो समझाना चाहती है। उसके लिए वो जो धागे के रूप में किसको प्रयोग करे कि उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। तो पतली लचीली डोरी, यानी पतली है और लचीली है तो वो एक बार नीचे ज्यादा चली जाएगी, एक बार ऊपर आ जाएगी, तो लचीली है तो ये वाली चीज तो नहीं होगी, इससे जो उसकी लेंथ है वो कम ज्यादा होगी तो उससे नहीं समझा पाएगी। हल्के बाहर का स्प्रिंग, तो स्प्रिंग तो आपको पता है, अगर यहाँ पे कोई ज्यादा बाहर लटका दिया तो वो पूरा फैल जाएगा, अगर हल्का लटका दिया तो वो नहीं फैलेगा, तो ये भी नहीं। पर जो सूती धागा होगा उसके ना तो वो सिकुड़ेगा और ना ही वो ज्यादा फैलेगा, तो ये वाला जो चीज है सूती धागे का प्रयोग वो डोरी के रूप में कर सकती है, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ओनली सी डी में दिया हुआ है तो ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा 7 की शिक्षिका ने अपने छात्रों से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा, यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति बंद हो जाए, यानी लाइट
बिजली ना आए घरों में, तब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे? वैकल्पिक स्रोत जैसे सन की लाइट का उपयोग होता है आजकल, ठीक है, वैकल्पिक स्रोत हो गया। और सौर हीटर वगैरह, ठीक है, और गोबर गैस का, इनका भी उपयोग किया जा रहा है, प्राकृतिक गैसों का। विद्युत शक्ति बंद होने के बाद में आप किन स्रोतों के बाद का उपयोग करने के बारे में सोचेंगे? निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त है, वो आपको बताना है, यानी नहीं वाला नेगेटिव पॉइंट ही इसमें आपको बताना है। शिक्षार्थियों को विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदनशील बनाने के लिए, ये बात तो ठीक है, विद्युत का उपयोग करना सीखेंगे कि कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए हमें। दूसरा है शिक्षार्थियों में सारे चिंतन को प्रोत्साहित, यानी विद्यार्थी सोचने पे कि अब हम क्या करें, कैसे अपनी जो दैनिक कार्य है वो करें, तो ज्यादा सोचेगा बच्चा, अब सारे चिंतन को करेगा, तो ये बात भी ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए, ये बात भी सही है कि वो वैकल्पिक स्रोत को जानते भी है या नहीं जानते। 4 पे दिए शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कोई सामान्य ज्ञान नहीं जानना चाह रही है शिक्षिका, तो यही इसमें राइट हो जाएगा, ये अनुपयुक्त है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से विवृत यानी खुले सिरे वाला जिसका विद्यार्थी अपने शब्दों में वर्णन कर सके, ऐसा नहीं है हाँ या ना में उत्तर देना या सिर्फ एक वन वर्ड में, नहीं, विद्यार्थी मन उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उस क्वेश्चन से संबंधित वो उन विचारों को व्यक्त कर सके, वो हो गया खुले सिरे वाला पर्सन। तो वो ही देखना है आपको क्या कौन सा होगा। लुढ़कने और खिसकने में क्या अंतर है? क्या द्रवों में गति करती वस्तुएं घर्षण बल का अनुभव करती है? तीसरा है किसी नाव का दायरा रेखीय आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है? 4 है क्या होगा? तो क्या आ गया मतलब इसमें बच्चा कल्पना करेगा, अपने विचार मतलब व्यक्त करने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो यही क्या हो जाएगा? खुले सिरे वाला पर्सन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 7 की शिक्षिका अपने छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस कारण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? पहली है छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण रेखा आरेख खींचती है। दूसरा है छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती है और उनके प्रतिबिंब के लक्षण का अवलोकन करती है। तीसरा है छात्राएं पाठ्य पुस्तक में दिए गए परिदर्शी के आरेख का अध्ययन करती है, यानी सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक में दिया उसको पढ़ लो और बात खत्म। 4 है छात्राएं पिन होल कैमरे के साथ गतिविधि करती है और अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध करती है। तो पिन होल कैमरा जो प्रकाश की सरलेखा में गति होती है उस पे के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो बी ऑप्शन है वो ही सबसे उपयुक्त है कि समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पे कि पहले फोकस पे रखेगी, फिर आनंद पे रखेगी, फिर दोनों के बीच में रखेगी, तो वो देखेगी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तभी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ रखने पर ये प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बनेगा, उसकी जो लेंथ है वो कम होगी, ज्यादा होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, तभी तो पता चलेगा उसको गुणधर्म के बारे में, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 26 27 क्या दिया हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन नीचे स्तंभ ए में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए गए, स्तंभ 2 में दिए गए उपयुक्त सूचकों से उनका मिलान करना है, यानी जो पहले में दिया हुआ है प्रक्रिया कौशल की किस प्रकार का कौशल है और उसके द्वारा हम क्या सूचना देने चाह रहे हैं। पहला दिया है निरीक्षण करना, पहला क्या दिया है? निरीक्षण करना। तो निरीक्षण हम किससे करेंगे? निरीक्षण या तो हाथ से कर सकते हैं या आंख से कर सकते हैं, यानी देख के कर सकते हैं। तो इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े आंकड़े एकत्र करना, यानी क्या आ जाएगा? फर्स्ट का मिलेगा जो 5 पे दिया हुआ है, इंद्रियों का उपयोग करके आंकड़े एकत्र करना, इकट्ठे करना, इससे मैच हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है परिकल्पना करना, परिकल्पना परिकल्पना करना किससे संबंधित हो जाएगा? ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी क्या की जा सकती है? जांच की, यानी हमारे मन में कोई विचार आए फिर तभी तो हम उसकी जांच करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तभी कोई लास्ट रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो किससे आ जाएगा? ये मिल जाएगा हमारा ऐसी व्याख्याएं सुझाना, यानी 2 से ही मिलेगा सीधा, ठीक है।
तीसरे पे दे दिया पूर्व अनुमान करना। क्या है तीसरे पे? पूर्व अनुमान करना, यानी कोई स्थिति है उसका पहले से ही हमें आभास होना, उसका अनुमान लगाना कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना, यानी ये इससे मिल जाएगा 4 से। अब है संप्रेषण करना, यानी अपने विचारों को व्यक्त करना। तो इसमें क्या आएगा? जो संप्रेषण आएगा ये आ जाएगा उपयुक्त साधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना, तो ये मिल जाएगा हमारा 3 से। पैटर्न पहचानना, तो सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र कर पूर्ण स्थिति को समझना, ये आ जाएगा हमारा, यानी जो 5 है वो मिलेगा फर्स्ट से। तो ए मिला है 5 से, ए 5 से मिला है 2 ऑप्शन में। बी को मिलाए हमने 2 से, बी को मिलाया है हमने 2 से, यानी सी जो ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? तो वायु का मात्रा के दाब, यानी वायु के द्वारा जो दाब डाला जाता है, और दूसरा क्या है? आयतन के मध्य है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे आयतन उतना ही कम होगा। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दाब और आयतन। ठीक है। इसके लिए कौन सा सबसे सही तरीका? एक गुब्बारे को फुलाना, तो आयतन क्या हो रहा है इसमें? बढ़ रहा है, वायु को क्या दाब कम हो रहा है, फैल रहा है ना वो, तो ये बात तो नहीं आएगी। दूसरा क्या है? किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, ये सही उदाहरण होगा इस चीज को समझाने के लिए। फुटबॉल फुलाना, कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस को रोकना, नहीं। इसमें जो बी ऑप्शन है वो ही राइट रहेगा कि सिरिंज का जैसे ही हम ऊपर से उसको दबाव डालते हैं तो क्या होता है? उसका आयतन कम होता है। ठीक है। ये ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 में। 29 क्या दिया हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? पहला कारण कार्य संबंध को देखना, दूसरा है प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना, तीसरा है विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। विज्ञान की कोई काल्पनिक फिल्म ये किससे संबंधित है? कोई आंकलन का सूचक है? नहीं है। यही इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन 29। 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 30 नंबर के ही हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ये क्या है? निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है। पहला दिया प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना, तो ये बात सही है। राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना, ये बात भी ठीक है। लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना, ये भी ठीक है। वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, तो कौन सा आएगा? यही इसमें सही रहेगा 4 नंबर। निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से नहीं जुड़ा नहीं है? बाकी सब साक्षरता के विकास से जुड़े हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हम देखेंगे जानेंगे समझेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पहुंच गए हैं और हमें कहाँ जाना है। ठीक है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और सिर्फ उसी के लिए कौशल अर्जित करना, बाकी और कुछ काम नहीं करना कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसका कौशल सीखना है, बस बात खत्म। तो ये उसके विकास में कोई योगदान नहीं देगा, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।